हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। कि आप वो कैसे बनते हैं, अब इसको हम एक क्रियाकलाप नंबर 3 से समझेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। जल से आधा भरा गिलास लीजिए और गिलास के बाहर से जो सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। जो जल से भरा हमने गिलास लिया था उसको बाहर से है ना हम सूखे कपड़े से हमें पोंछ देना है। जल में कुछ बर्फ़ डालिए, 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ पर होने वाले जो परिवर्तन है उसका परीक्षण कीजिए। तो अब हम क्या देखते हैं कि गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती हैं। बर्फ़ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और यह जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। संघनन का यह प्रक्रम को हम अध्याय 5 के जो क्रियाकलाप 7 है उसमें देखा था। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर की ओर जाते हैं ताप कम होता जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर जो वायु है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें कि हम जलकणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। और यही छोटी छोटी जलकणिका हैं जो वायु में तैरती रहती है और हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जलकणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े माप के जल की बूंदों को बनाती हैं। तो ये जल की बूंदें हैं, इनमें से कुछ जल की जो बूंदें हैं वो इतनी इनमें से कुछ जल की बूंदें हैं वो इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई जो बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में ही गिर सकती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जलवायु में चली जाती है। बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। अब पुनः महासागरों की ओर, तो अब देखते हैं कि जल कैसे पुनः महासागरों की ओर आता है। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः अंत में जो है महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरती है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंत में वो समुद्र या महासागर में गिर जाती है। तथापि कुछ नदियां जो है नदियों का जल झीलों में भी बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों में भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों से जल का जो स्रोत है वो भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग में होते हैं वहाँ पर जो भौम जल है यानी भूमि का जो जल है वो प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण जो भूमि का जल का स्तर है वो क्षति या चिंता का विषय है। पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है, जैसे कि भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का यह बहता जल आपके साथ मृदा के ऊपरी जो पृष्ठ को बहा ले जाता है। अब हम यह सोचते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में आता है।
वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। तो अब हमने ये क्या देखा, जल चक्र देखा था कि जो हमारी भूमि है, नदी है, झरने हैं, महासागर है और जो वनस्पति है, उनसे जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है और फिर जो वाष्प की बूंदें बन के एक ठंडी होकर वाष्प संघनन की क्रिया के द्वारा ठंडी होकर बूंदों के रूप में वापस नीचे आ जाती है बारिश के रूप में। तो ये इस और फिर वापस से यही प्रक्रम चलता रहता है। ये हमारा क्या था, ये हमारा जल चक्र था। अंत में वापस महासागरों में लौट जाती है। जो पानी की वर्षा हुई वो वापस से महासागरों में लौट जाती है। महासागरों से फिर से वाष्पन की क्रिया होती है और फिर से बारिश से होती है। इस प्रकार ये जल चक्र चलता रहता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच का यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति को बनाए रखता है। अब हम देखते हैं कि यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। तो बिल्कुल जो वर्षा है उसकी समय अवधि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। संसार के कुछ जो भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी में गर्म दिनों में के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों को बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ता जाता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन जाता है। ये खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर देता है। हमारे देश में बाढ़ में फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन को अपार क्षति होती है। वह मैग्नीज में पढ़कर इसके बारे में बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्राय जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलाशय जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। तो इससे पहले हमने देखा कि जो वर्षा है वो काफ़ी मात्रा में हो जाए तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि जो वर्षा है वो काफ़ी समय तक ना हो तो क्या होगा। क्या आपने ये कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या इससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मृदा से जो है लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि ये वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा, इसलिए मृदा सूख जाती है। जो हमारी मिट्टी है वो सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का जो स्तर है वो निरंतर गिरता रहता है और उसमें से कुछ तो है वो सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है, इसे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्बल हो जाता है। कदाचित जो अपने हमारे देश के या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पतियों का क्या होता है। आपने जो है अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से इसके विषय में चर्चा कीजिए अथवा समाचार पत्रों एवं मैगजीन में पढ़कर इसके बारे में जो है पता लगाइए। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो जल है उसको हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य के उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है। जैसा कि हमने देखा कि 2/3 भाग जो है वो हमारा जल का है वो महासागरों में, जिसे सीधे हम उपयोग में नहीं ला सकते। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है, यानी जब जो भूमि का स्तर है वो अत्यधिक गिर जाता है, तब भूमि जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जो जल है उसकी मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है।
खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योग में भी जल का अत्यधिक मात्रा का जो है उपयोग किया जाता है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो रही है। इसीलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। हम सावधानी बरतते हैं जिससे जल व्यर्थ ना हो। वर्षा के जो जल है उसका संग्रहण। अब हम देखते हैं जो वर्षा का जल है उसको हम किस प्रकार संग्रहित कर सकते हैं ताकि हम उसको फिर से उपयोग में ले सकें। वर्षा के जल को एकत्रित करना और उसका भंडारण करने के बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय के द्वारा वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्रित कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो कि ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं। यह नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा जल का उपयोग भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि ये जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। तो वर्षा जल संग्रहण में यहाँ 2 तकनीकियों का उल्लेख किया गया है। तो पहली है इसमें से कि छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रहण। जो छत के ऊपर है उनसे हम जो वर्षा का जल है उसको संग्रहित करते हैं। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित जो वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों के द्वारा जमीन से बने जो गड्ढे हैं उन तक ले जाया जा सकता है, जहाँ से यह मिट्टी के रिसाव तथा भौम जल की पुनः पूर्ति कर सकते हैं। इसमें एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचा दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर और अब हम देखते हैं इसका सारांश। जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में से जलवाष्प मिलती है। जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी छोटी जो जल की बूंदें हैं वो परस्पर मिलकर वर्षा हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। वर्षा ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनःपूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जो जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न हो तो सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसे विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है। तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।